दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 16 सितंबर 2020 को सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और उसके हम पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चंस पर बात करेंगे दोस्तों कि कैसा पेपर आया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ रहती है और हमें इनसे सीखने को क्या मिला। कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि इस तरह का पेपर आता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उसी पर बात करेंगे। अभी कल 17 सितंबर को भी पेपर होना है, तो यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक। सभी जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट तक देखें सभी क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर कैसे जोड़े जाते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन एक साथ भेजा गया है, हो सकता है दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो, क्योंकि दोनों के संयोजन के तरीके हमेशा अलग होते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखें। फ्रीक्वेंसी मीटर पैरेलल में होता है, ध्यान रखें, समांतर में जुड़ता है। और पावर फैक्टर मीटर में दो कॉइल होती है जिनको हम सीसीपीसी बोलते हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं। तो सीसी सीरीज में और पीसी पैरेलल में होती है, यानी पावर फैक्टर मीटर जो है वो सीरीज पैरेलल में होता है एक तरह से। तो ये ऑप्शन आपको वहाँ मिला होगा, या फिर आपको ऑप्शन वहाँ मिला होगा कि करंट कॉइल सीरीज में और प्रेशर कॉइल और फिक्स कॉइल मूविंग कॉइल, ये भी लिखा हुआ वहाँ पर हो सकता है आपको मिला हो। तो जो भी है आप कर सकते थे। और फ्रीक्वेंसी मीटर तो वोल्ट मीटर की भांति ही होता है, एक ही कॉइल होती है इसमें। नेक्स्ट कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से, जहां ये कहा गया कि अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम सब जानते हैं अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, और अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको मादन या अपमिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 6 पोल है और 60 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान दिया था, और आरपीएम पूछी थी, यानी चक्र की संख्या पूछी गई थी। गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू 120 अपॉन पोल, यानी एफ इंटू 120/p। और 6 पोल 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो स्पीड का मान कितना होगा, 1200 आरपीएम। तो ये आपके जिस ऑप्शन में था अपन सही करेंगे इसको, 1200 आरपीएम उत्तर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, प्रतिरोध इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कटाक्ष क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 6 पोल है तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। देखो, ये क्वेश्चन तो पहले बहुत बार हम करवा चुके थे। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू पोल, यानी 180 डिग्री को पोल की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखो, पोल 6 अपने को दिया था, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1080 डिग्री। तो ये अपना 180 डिग्री 1080 आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन पूछा आर्मेचर रिएक्शन का, कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है फील्ड पर। अब देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है दिए गए ऑप्शन पर। फील्ड फ्लक्स कमज़ोर हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी फील्ड का फ्लक्स घट जाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर ये डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर पर्टिकुलर किसी एक में दिया है, तो डीसी जनरेटर में 2 तरह की और अल्टरनेटर में 3 तरह की आर्मेचर रिएक्शन होती है। डीसी जनरेटर में क्रॉस मैग्नेट और डीमैग्नेट, जबकि अल्टरनेटर में मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 3 तरह की होती है। डीसी जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंड करती है आर्मेचर रिएक्शन, और अल्टरनेटर में भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। तो कैसा क्वेश्चन था, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि चीजल से संबंधित 3 क्वेश्चन आए थे, छेनी पर आधारित प्रश्न थे, जैसे कोल्ड चीजल, थर्मल चीजल हो गया, और इनके उपयोग पूछे थे कि कौन सी चीजल कहाँ उपयोग में ली जाती है। 3 क्वेश्चन आए थे इसके बारे में, यानी हैंड टूल के बारे में क्वेश्चन हो गया। आप अगर कल के एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं तो हैंड टूल ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आग बुझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। देखो, आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं, ये कहते हैं कि 2 ऑप्शन दिए थे,
ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना और ईंधन को ख़त्म करना। दोस्तों याद रखें कि मोस्टली जितने भी आग बुझाने की विधियाँ होती है हम उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को ही रोकते हैं, क्योंकि आग जो है वो ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा के कारण लगती है। तो या तो हम कूलिंग के द्वारा हीट, तापमान को कम करते हैं, ऊष्मा कम करते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकते हैं। ईंधन को हटाना बहुत कम चांसेज होते हैं कि हो पाए। जैसे मान लो फ्लेमेबल लिक्विड में लग गया तो वहाँ से हम ईंधन को हटा ही नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पूछा, यानी एसी में जो औसत मान होता है। तो हम सब जानते हैं एवरेज वैल्यू जो होती है, ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो ही निकल पाएगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल भी है तो इसके दो उत्तर है, एक तो आरएमएस मान और फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है औसत मान। ये तरीका आप कर सकते थे। अगर ऐसे नहीं तो दूसरा फिर ये होता है 0.637 इंटू पीक वैल्यू, यानी अगर पीक दिया हुआ है तब तो 0.637 से मल्टीप्लाई करना था, एवरेज आ जाएगी। और अगर आरएमएस मान के संदर्भ में दिया था तब फिर आरएमएस मान में फॉर्म फैक्टर का यानी 1.11 का भाग देना था, उत्तर आ जाएगा। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको पेपर में मिला है आप कर सकते थे। नेक्स्ट कहते हैं, सवाल पूछा गया कि पानी से मोटर भीग जाने पर आपको क्या करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मोटर पानी से भीग गया तो साधारण सी बात है कि इसकी वाइंडिंग में मॉइस्चर प्रवेश कर गया, वाइंडिंग में नमी का प्रवेश होने से इंसुलेशन प्रतिरोध कम हो गया। इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से यदि कम हो वाइंडिंग का तो हम मोटर की सप्लाई ऑन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, स्टेटर को हीट दे करके सुखाया जाता है, गर्म करते हैं। अब गर्म करने के क्या ऑप्शन है, मोस्टली हेलोजन लैंप लगा सकते हो आप, या कोई भी ऐसा लैंप जो हीट देता हो इसका उपयोग कर सकते हैं। हीटर का उपयोग आप कर सकते हो। तो हीट दे करके इसको सुखाएंगे, ये ऑप्शन है। सप्लाई ऑन नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा कि बैटरी कार जो है, कार की बैटरी, उसके नेगेटिव सिरे की पहचान कैसे हो सकती है। देखो नेगेटिव जो टर्मिनल है वो चपटा होता है थोड़ा सा, तो ये पहचान उसकी ईजिली हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ भी रहता है। अगर मैं वायर की बात करूं तो उस पर नीले रंग की तार भी आपको जुड़ी हुई मिल सकती थी। तो जो भी ऑप्शन आपको दिया था कलर के अकॉर्डिंग तब भी आप पहचान कर सकते हो। आगे कहते हैं कि बैक ईएमएफ के बारे में पूछा कि मोटर में बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो वैसे तो बैक ईएमएफ जो है वो गति के समानुपाती है। अब ऑप्शन क्या थे इस पर डिपेंड करेगा। अगर स्पीड बढ़ने के बारे में था तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो गति बढ़ेगी। दूसरा आप ये कह सकते हैं अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा के बारे में, तो आर्मेचर धारा कम होगी। यदि यांत्रिक शक्ति की मैं बात करूं तो यांत्रिक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि यांत्रिक शक्ति EB × IA होता है। बैक ईएमएफ अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है। तो ये कौन सा ऑप्शन था, आप उसके अकॉर्डिंग उत्तर अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बैटरी की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। देखो अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि बैटरी कौन सी थी, तो मोस्टली बैटरी के रूप में हम लेड एसिड को ही सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, और उसकी पॉजिटिव प्लेट जो है वो शीशे की होती है, यानी शुद्ध शीशा बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और चार्ज होने के बाद ये लेड पर ऑक्साइड की हो जाती है, डिस्चार्ज होने के बाद स्पंजी लेड की हो जाती है। तो जो ऑप्शन मिले अपन को कर सकते थे। DC में स्टार्टर के प्रतिरोध किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा तो यूरेका का होगा। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 3 तरह के स्टार्टर होते हैं। स्टार्टर में रेजिस्टेंस है तो फिर वो यूरेका के ही होते हैं, प्रतिरोधक उसमें लगते हैं। एक तरह से वायर टाइप के रेजिस्टेंस इसमें पाए जाते हैं। और आगे देखो रिजल्ट ये निकला कि कुल मिलाकर के निम्न स्तर, यानी पेपर का लेवल ठीक ही था, बस इजी था। और 2 क्वेश्चन वायरिंग वाले चैप्टर से भी पूछा गया और 3 क्वेश्चन लकड़ी पर थे, जैसे बैटन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये पूछे गए। वायरिंग वाले में से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉपर उनको याद नहीं था क्या थे। और एक पावर फैक्टर का क्वेश्चन था जिसमें लीडिंग, लेगिंग, यूनिटी, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। क्वेश्चन क्या था पूरी तरह से याद नहीं रहा, लेकिन पावर फैक्टर का क्वेश्चन ज़रूर आया था। और नेक्स्ट कहते हैं कि ECC का पूरा नाम पूछा, तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं हिंदी में। सेल वाले चैप्टर से संबंधित था। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन नियम को जब अपन पढ़ते हैं तो ये वहाँ आपको देखने को मिलता है। आगे कह रहे हैं, एक सवाल पूछा, ग्रेविटी कंट्रोल डैम्पिंग है, अवमंदक प्रणाली जो है, ग्रेविटी कंट्रोल प्रणाली है, तो उसमें मापी यंत्रों को कैसे यूज करेंगे अपने, ठीक है।
देखो ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल दो होते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल वाले को तो आप कैसे ही यूज में ले सकते हो, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो होता है उसको केवल आप वर्टिकल ही यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। वर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर या लंबवत का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो वो कर सकते हो, क्षैतिज नहीं आएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। ये टाइपिंग में गलती है पहले से। तो ग्रेविटी कंट्रोल था, इसमें गुरुत्व बोलते हैं इसको। पैनल बोर्ड में ये लगते हैं जिनमें मीटर वर्टिकल रहता हो, खड़ा रहता हो, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण से जो संतुलन का सिद्धांत है वो बना रहता है। और नेक्स्ट कहते हैं, सवाल पूछा कि पोल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कूलिंग किसकी होती है। देखो पोल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो एच टाइप ऐसे पोल लगा करके इस पर वितरण वाला ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो मोस्टली यही होता है अपना। और इसमें क्या होता है, ऑयल भरा रहता है, जिस ऑयल से हम कूलिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल ऑयल और नेचुरल एयर कूलिंग। यानी प्राकृतिक रूप से तेल होता है, उसमें प्राकृतिक हवा से वो ठंडा होता रहता है और रोटेशन लेता रहता है। नेक्स्ट कहते हैं, क्वेश्चन पूछा बैटरी के अंदर कैपेसिटेंस किस बात के समानुपाती है। देखो बैटरी की क्षमता जो है ना, कैपेसिटी, वो एम्पियर आवर होती है। तो बाहर किस बात पर डिपेंड करेगी, कितने एम्पियर का लोड कितने घंटे तक चला। लेकिन ये बात कर रहा है कि अंदर, अंदर मतलब हो गया निर्माण के संदर्भ में पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में वो डिपेंड करता है प्लेटों की संख्या पर, सक्रिय पदार्थ, कौन सा एक्टिव मटेरियल उसमें यूज किया गया था, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है उसकी सांद्रता कैसी थी, इन कई कारकों पर वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहे पूछा गया कि असंतुलित भार जब हो तो स्टार के न्यूट्रल में धारा कितनी हो। देखो संतुलित भार हो तब तो जीरो होती है, लेकिन जब अनबैलेंस होता है तो वो फेजों के सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग का मतलब होता है एक फेज में प्लस की चलती है, एक में माइनस की चलती है, और एक यूँ माने अपन जीरो पर, क्योंकि 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होती है। लेकिन ये ध्यान रखना एक्चुअल में जीरो नहीं होती वो। तो करंट की 3 अलग अलग वैल्यू मिलती है हमें, और उन वैल्यू के सबके फेजर योग करते हैं, कुछ प्लस की होगी कुछ माइनस की होगी, तो फाइनली तीनों का परिणामी अंतर ही आता है एक तरह से। तो ये इसका था। तो दोस्तों ये थे 21 क्वेश्चन जो हमें मिले थे। आपका कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कौन से क्वेश्चन आए थे, और आपका पेपर कैसा रहा ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।